गुप्त काल ये नाम भारतीय इतिहास में सिर्फ एक राजवंश का नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक ज्वालामुखी का प्रतीक है। इसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन ये उपाधि सिर्फ सोने चांदी की चमक से नहीं आई। ये आई है ज्ञान, साहित्य और विज्ञान की उस बेमिसाल रोशनी से जिसने सदियों तक दुनिया को रास्ता दिखाया। तो आज हम इसी बौद्धिक शिखर की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस दौर ने भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। इस सफर में हमारे 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम स्वर्ण युग के विचार को ही परखेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। फिर हम संस्कृत साहित्य के उस सागर में उतरेंगे जहां कालिदास जैसे रत्न पैदा हुए। इसके बाद हम विज्ञान और गणित के उन दिग्गजों से मिलेंगे जिन्होंने शून्य और ब्रह्मांड के रहस्य खोल दिए। और आखिर में हम ये समझेंगे कि गुप्तकाल की ये बौद्धिक विरासत आज भी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं। जब हम किसी दौर को स्वर्णयुग कहते हैं तो इसका असली मतलब क्या होता है? ये सिर्फ राजनीतिक स्थिरता या आर्थिक समृद्धि की बात नहीं है। गुप्त काल के संदर्भ में ये उपाधि उस असाधारण बौद्धिक और सांस्कृतिक ऊर्जा की तरफ इशारा करती है जो उस समय पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। देखिए, गुप्त शासकों की सबसे बड़ी देन शायद यही थी कि उन्होंने कला और ज्ञान को फलने फूलने के लिए एक माहौल तैयार किया। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम था जहां कवियों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सम्मान मिलता था, जहां बहस को बढ़ावा दिया जाता था। और इसी संरक्षण की वजह से ज्ञान की वो नींव पड़ी जिस पर आने वाली कई सदियों की इमारतें खड़ी हुईं। और इस बौद्धिक ऊर्जा का सबसे जीता जागता सबूत हमें मिलता है उस दौर के साहित्य में। ये वो समय था जब संस्कृत भाषा अपने रचनात्मक शिखर पर पहुंची। काव्य और गद्य के जरिए मानवीय भावनाओं और दार्शनिक विचारों को एकदम नई ऊंचाइयां दी गईं। इस दौर के साहित्य की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी विविधता, उसकी रेंज। सोचिए, एक तरफ कालिदास के नाटकों में प्रेम और प्रकृति का अद्भुत संगम है, तो दूसरी तरफ विशाखादित्य के मुद्रा राक्षस में चाणक्य की कूटनीति और राजनीतिक दांवपेच का थ्रिल। ये दिखाता है कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि समाज और राजनीति का एक आईना भी था। और इन सब में कालिदास का नाम सबसे ऊपर चमकता है। उन्हें अक्सर संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। और ये सिर्फ कोई उपाधि नहीं है। जिस तरह शेक्सपियर ने अंग्रेजी भाषा को गढ़ा और इंसानी मन की गहराइयों को छुआ, ठीक उसी तरह कालिदास ने संस्कृत को काव्य की ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अपनी रचनाओं में प्रेम, विरह और कर्तव्य के संघर्ष को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी रचनाएं, चाहे वो मेघदूत में एक यक्ष का विरह संदेश हो या अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति और इंसान का गहरा रिश्ता, आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। कालिदास की कलम सिर्फ कहानियां नहीं लिखती थी, बल्कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों और सौंदर्य को जिंदा कर देती थी। और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। लेकिन ये दौर सिर्फ कविता और नाटक तक ही सीमित नहीं था। ज्ञान को व्यवस्थित करने का भी एक जबरदस्त काम हुआ। अमर सिंह का अमरकोश सिर्फ एक डिक्शनरी नहीं था, ये उस दौर का एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया था, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भाषा और विचारों को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये इस युग की बौद्धिक गंभीरता को दिखाता है। साहित्य में जिस कल्पनाशील और तार्किक दिमाग का परिचय मिलता है, वही दिमाग जब ब्रह्मांड और संख्याओं के रहस्यों की तरफ मुड़ा तो एक क्रांति हुई। जी हाँ, गुप्त काल सिर्फ कला का ही नहीं, बल्कि विज्ञान और गणित का भी स्वर्ण युग था। इसकी खोजों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो पहले नहीं हुआ था? जवाब है, उन्होंने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने पौराणिक कथाओं और अंदाजों की जगह पर ऑब्जर्वेशंस, तर्क और कैलकुलेशंस को स्थापित किया। ये साइंटिफिक मेथड की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और इस वैज्ञानिक क्रांति के केंद्र में थे एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट। उनका काम आने वाले समय के लिए सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं, बल्कि एक नया राजमार्ग था। ये स्लाइड आर्यभट्ट की प्रतिभा की विशालता दिखाती है। सोचिए, पहली बार किसी ने ये कहा कि तारे नहीं घूम रहे, बल्कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। उन्होंने ग्रहण को राहु केतु की कथा से निकालकर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई का खेल साबित किया। अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में पाई का सटीक मान देने से लेकर ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांत बनाने तक
उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को अंदाजे से निकालकर कैलकुलेशन के ठोस आधार पर खड़ा कर दिया। आर्यभट्ट के बाद एक और महान विचारक आए, ब्रह्मगुप्त। उन्होंने गणित को एक ऐसी चीज दी जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया, शून्य। अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में उन्होंने पहली बार शून्य को सिर्फ एक खाली जगह नहीं बल्कि एक असली संख्या के रूप में परिभाषित किया और उसके साथ गणना करने के नियम भी बनाए। ये सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, ये एक वैचारिक क्रांति थी। उनका काम आधुनिक गणित की नींव है। शून्य के बिना बाइनरी कोड संभव नहीं है और नेगेटिव नंबर्स के बिना आज की इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरह से ब्रह्मगुप्त ने गणित को वो भाषा दी जिसमें आज ब्रह्मांड के नियम लिखे जाते हैं। और ये बौद्धिक विकास सिर्फ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त तक ही सीमित नहीं था। वराहमिहिर जैसे विचारकों ने खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान और यहाँ तक कि भूविज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये दिखाता है कि ज्ञान का एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा था, जहाँ अलग अलग विषय एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे थे। ये बौद्धिक उत्साह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा था। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद को नई ऊंचाइयां मिलीं। धन्वंतरी जैसे चिकित्सकों ने न केवल जड़ी बूटियों के ज्ञान को बेहतर किया बल्कि सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं में भी महारत हासिल की। ज्ञान यहाँ पर जीवन बचाने का जरिया बन रहा था। तो हमने साहित्य की ऊंचाइयों और विज्ञान की गहराइयों को देखा। अब सवाल ये है कि जब ये दोनों धाराएं एक साथ मिलती हैं तो वो कैसी विरासत छोड़ती हैं। आइए इन सभी उपलब्धियों के स्थायी प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। ये तुलना गुप्त युग के दोहरे चरित्र को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ कालिदास की कविता थी जो दुनिया भर में मानवीय भावनाओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक स्टैंडर्ड बनी, और दूसरी तरफ शून्य और बीजगणित के कॉन्सेप्ट्स थे जिन्होंने आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की नींव रखी। ये एक ऐसा संगम था जहां आलात्मक सुंदरता और वैज्ञानिक सटीकता एक दूसरे को पूरा कर रहे थे। तो हम इस अंतिम सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आधुनिक दुनिया को गुप्त काल के किस नवाचार ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? क्या वो शून्य की तार्किक शक्ति थी जिसने हमारी टेक्नोलॉजी को संभव बनाया, या फिर कालिदास की कविता की वो भावनात्मक गूंज जो आज भी हमारी आत्मा को छूती है? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, और यही इस युग की महानता है। इसने हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय दोनों को समृद्ध किया।